हेलो एवरीवन। आज हम आगे टॉपिक अपना प्रोसीड करेंगे। पिछले टॉपिक में जैसे मैंने आपको बताया था कंक्रीट की बेसिक डेफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन हमने कवर की थी, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने आपको बताया था काफी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे बल्क डेंसिटी ऑफ आरसीसी पूछ लेते हैं या पीपीसी पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर पेट क्वेश्चन है उनके जो कि बनते ही बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूछ लेगा कि एक्स्ट्रा लाइट वेट कॉन्क्रीट जो है वो अकॉर्डिंग टू द कोड हमारे कितने से कम होगा, तो मेरा एक्स्ट्रा लाइट वेट होगा, ठीक है। इनकी वैल्यूज पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था M10, M20, M15 इन सब की रेशियो आपसे पूछ ली जाती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपसे पूछ ली जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो है कि हम कंक्रीट के मैन्युफैक्चरिंग पूरा प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो अगर हम ये बात करें तो सबसे पहले हमारा काम होता है बैचिंग का। अब बैचिंग का मीनिंग क्या आता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि M10 की कुछ रेशियो है और उसमें क्या होता है मेरा कि 1 रेशियो जो है वो होती है सीमेंट की, और ये जो बाकी है ये हो जाती है फाइन एग्रीगेट की और ये हो जाती है कोर्स एग्रीगेट की, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने M10 की ली है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, अब ये जो है फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, इनको हमें अगर डालना है तो दो तरीके हैं, या तो हम इन्हें बाय वेट मेजर कर लें या फिर इन्हें बाय वॉल्यूम मेजर कर लें, ठीक है। तो बाय वेट का ये है कि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन है तो हम बाय वेट करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शंस के लिए हम बाय वेट करेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा जॉब है तो उसके लिए हम वॉल्यूम बैचिंग के साथ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, हमें बल्किंग ऑफ सैंड का करेक्शन लगाना पड़ेगा। बाय वेट में हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन वॉल्यूम में ये प्रॉब्लम आती है। वो क्यों? क्योंकि जब भी मेरा ड्राई सैंड जो है वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वेट सैंड का जो वॉल्यूम है वो 15 to 18% इंक्रीज हो जाता है। तो होता ही क्या है कि सेम अगर मान लीजिए कोई कंटेनर है जिसको मैं एज अ वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज कर रही हूँ, तो इसका अगर मान लीजिए कुछ भी वॉल्यूम है, एक्स वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये सैंड इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया 15 to 18%, अब इसी वॉल्यूम में मेरी सैंड जो है वो कम आएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरे इस रेशियो में फर्क पड़ जाएगा। एक्चुअली हम तो ड्राई सैंड मेजर कर रहे थे, लेकिन वो वेट सैंड होने की वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज था, तो हमारी मेजरमेंट गलत हो जाएगी। तो इसके लिए हमें इसकी करेक्शन लगानी पड़ती है, ठीक है। बैचिंग के बाद आता है हमारा मिक्सिंग। अब मिक्सिंग का मीनिंग क्या है कि इन सबको मिक्स भी तो करना है, और इस मिक्सिंग में हमारे दो तरीके से हम मिक्स कर सकते हैं। एक तो हैंड मिक्सिंग होती है, ठीक है, और दूसरी है मशीन मिक्सिंग। हैंड मिक्सिंग जो छोटे लेवल पे घरों में आपने कभी देखा होगा कि वहाँ पे लेवल हाथों से ही दूसरे इंस्ट्रूमेंट यूज करके उनसे करती है। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें मशीन मिक्सिंग यूज होती है, ठीक है। और आगे वो भी दो तरीके की होती है, एक होती है बैचिंग टाइप और एक होती है कॉन्टिन्यूस टाइप। अब बैचिंग टाइप से क्या मतलब है, इसमें क्या होता है, हम एक बैच बनाते हैं, उसको डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं, फिर उसको हम निकाल लेते हैं, फिर एक नया बैच डालते हैं, फिर उसे मिक्स करते हैं, फिर निकाल लेते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूस में क्या है कि कॉन्टिन्यूसली हम मिक्स भी कर रहे हैं और साथ ही साथ निकालते भी जा रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं साथ ही साथ निकालते भी जा रहे हैं। अब बैचिंग टाइप जो है वो मेरा दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक तो हो गया ड्रम मिक्सर और एक हो गया पैन मिक्सर, ठीक है। अब जो ड्रम ड्रम मिक्सर है ये भी आगे तीन तरीके के हैं, टिल्टिंग मिक्सर, नॉन टिल्टिंग मिक्सर मिक्सर एंड रिवर्सिंग मिक्सर। अब अगर हम बात करें, अब ये क्वेश्चन जो है ये मेंस के लिए अच्छा खासा है, मेंस के लिए आप अच्छा खासा आंसर इस पे लिख सकते हैं अगर वो हमसे पूछते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू IS 456 मिक्सिंग टाइम जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स होना चाहिए, और इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हमेशा याद रखिए जो कोड के नॉर्म्स है वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और एक तरीके से आपको रटना ही है। आप उसके साथ किसी के साथ भी कनेक्ट कीजिए, चाहे बार बार रिवाइज कीजिए, बट टू रिवाइज ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये वहाँ पे 1 से 2 नंबर कैरी करता है। कोड के प्रोविजन काफी ज्यादा आते हैं। आप बोल सकते हैं कि अगर आरसीसी की हम बात करें तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कोडल प्रोविजन पे ही होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है अगर इनको रिलेटेड भी कोई कोडल प्रोविजन है। उसके बाद हमारा जो दूसरा एक और क्वेश्चन आता है रेवोल्यूशन के ऊपर कि कितने रेवोल्यूशन चाहिए होते हैं, तो जनरली जो है वो 20 रेवोल्यूशन हमारी सफिशिएंट होती है, ठीक है। उसके बाद आता है टिल्टिंग मिक्सर के बारे में कुछ पॉइंट हैं। टिल्टिंग मिक्सर एक्चुअली हम किन एग्रीगेट से यूज करते हैं, जो 75 mm से बड़े होते हैं और या फिर कोई लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क है। हाउएवर जो नॉन टिल्टिंग मिक्सर है
वो हम यूज करते हैं 75 mm से, जो मेरे छोटे एग्रीगेट हैं उनके लिए, और जहाँ पे स्मॉल कंस्ट्रक्शन वर्क है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्टिंग के ऊपर। हमारा बैचिंग हो गया, मिक्सिंग हो चुकी है, अब हमें ट्रांसपोर्ट करना है। और ट्रांसपोर्ट के लिए हम ये यूज करते हैं, पैन का भी यूज होता है, ठीक है, पावर बुगीज का भी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद क्रेन बकेट्स का यूज होता है। उसके बाद व्हील बोरो का यूज होता है, टावर बकेट्स का यूज होता है, ठीक है। ये कुछ चीजें थी जिनका ट्रांसपोर्टिंग के लिए हमारा यूज होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ट्रांसपोर्टिंग हम कितने से कितना करते हैं। तो अगर हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो वो हम लेके चलते हैं 400 मीटर, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हम लेके चलते हैं 8, सॉरी, ये हो गया। इसके बाद एक्चुअली ये जो मैं आपको चीज बता रही हूँ ये है कंक्रीट पंप की, जब हम पंप यूज करते हैं, ठीक है। ये भी हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं, और ये टनल्स में यूज होता है, ठीक है। कहाँ पे यूज होता है हमारा, टनल्स में। जब हमें कंक्रीटिंग करनी है तो वहां पे हम इसको डालते हैं, या फिर जो कि इनअसेसिबल एरिया है वहां के लिए हम कंक्रीट पंप का यूज करते हैं। और इसका अगर हम पाइप डाया की बात करें तो वो होता है 10 to 20 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ठीक है। और स्लम वैल्यू जो है वो कितनी होती है इसकी, वो होती है मेरी 50 to 100 ml। अब स्लम वैल्यू क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आपको भी ध्यान रखना है कि ये जरूरी है। उसके बाद ये कंक्रीट पंप जो है किस किस के लिए एप्लीकेबल है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर 400 मीटर है तो मैं यूज करूंगी, और वर्टिकल डिस्टेंस अप टू 80 मीटर तक ये लिफ्ट कर सकते हैं इसे, ठीक है। इतनी इनकी कैपेसिटी है, और इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप चाहे मार्क कर लीजिए चाहे कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं मार्क करूँ यहाँ पे तो ये पॉइंट मेरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मेरा एक और चीज यूज होती है ट्रांसपोर्टिंग के लिए, जिसका नाम है ट्रांजिट मिक्सर, ठीक है। ये यूज होता है, यहाँ पे स्पेस मेरी लिमिटेड है, ठीक है। और ये कितने का लिफ्ट कर सकता है, ये हम यूज करते हैं वॉल्यूम मेरा अगर 0.76 से 5.7 मीटर क्यूब के लिए, और इसमें रेवोल्यूशन जो होती है मेरा वो होती है 2 to 6 आरपीएम की रेवोल्यूशन से चलता रहता है, ठीक है। इसके बाद मेरा और क्या क्या यूज होता है, एजिटेटर मिक्सर। इस मिक्सर की ये खासियत है कि ये एक तरीके से जब दूसरी जगह तक लेके जाता है, ये साथ ही साथ उसे आरएम से प्रोवाइड करता है, मतलब रेवोल्यूशन प्रोवाइड करता रहता है पर मिनट, जिसकी वजह से वो क्या करता है, मेरा सेग्रीगेट नहीं होता है कंक्रीट के, ठीक है। सेग्रीगेट की अगर हम बात करें तो सेग्रीगेशन का मीनिंग होता है मेरे, अगर आप थोड़ी देर कंक्रीट को रहने देंगे तो क्या होगा, जो हैवी चीज है वो सबसे नीचे आके बैठ जाएगी, उसके ऊपर फिर फाइन एग्रीगेट आके बैठ जाएंगे, और उसके ऊपर मेरे सीमेंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो ये अगर रिवॉल्व होता रहेगा तो सेग्रीगेशन का इश्यू नहीं आएगा, और ये हार्डनिंग भी नहीं होने देता है उसकी, ठीक है, क्योंकि रोटेट करते रहता है उसकी वजह से उसकी हार्डनिंग नहीं होती। और ये कब तक जो है हम ये सब नहीं होने देता है, ये है 1.5 आवर। तो मतलब 1.5 आवर के अंदर अंदर में ट्रांसपोर्टिंग करनी होती है, ताकि मेरा जो कंक्रीट है वो हार्ड ना हो जाए, ठीक है। और उसके बाद मेरा बेल्ट कन्वेयर भी यूज होता है,
बेल्ट कन्वेयर की अगर हम विड्थ की बात करें तो वो है मेरा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी अगर हम स्पीड या फिर रेवोल्यूशन की बात करें, आरपीएम की बात करें, तो वो है मेरा 80 मीटर पर मिनट, ठीक है। इतनी ये स्पीड से चलता है। अब उसके बाद आता है मेरा प्लेसिंग की बात। ट्रांसपोर्टिंग हो गई, अब हमने करनी है प्लेसिंग। अब प्लेसिंग में क्या होता है, दो तरीके की प्लेसिंग्स है मेरी। एक तो है मास कंक्रीटिंग, मतलब अगर हम लैंड के ऊपर ही हमारी कंक्रीटिंग हो रही है, ठीक है। और उसमें बेसिकली मेरा क्या क्या आता है, डैम्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, जिनमें बहुत ज्यादा कंक्रीट यूज होता है। ब्रिजेस हो गए, रोड हो गया, राफ्ट फाउंडेशन या फिर फाउंडेशन होगी कोई भी, ठीक है। ओके। और इसमें जो है हम करते कैसे हैं प्लेसिंग, लेयर बाय लेयर करते हैं, ठीक है। लेयर बाय लेयर होती है, और साथ में बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड स्टोन की लेयर होती है, ठीक है। एक बॉन्ड स्टोन हम रखते हैं ताकि एक लेयर मेरी दूसरी लेयर के साथ कंबाइन कर पाए, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है, एक होती है अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग। अब इसमें क्या होता है, जो मैं यहाँ पे बॉन्ड स्टोन की बात करी थी, उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने एक लेयर कंक्रीट की फिल की, उसके बाद यहाँ पे आप स्टोन रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो लेयर फिल करेंगे। इससे क्या होगा, ये दोनों लेयर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब अंडरग्राउंड वाटर कंक्रीटिंग की अगर हम बात करें, अंडर वाटर कंक्रीटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एक पाइप होती है जिसका डाया मेरा 15 to 30 सेंटीमीटर है, और स्लम्प वैल्यू जो होगी मेरी कंक्रीट की, जो कि अंडर वाटर कंक्रीट यूज होने वाला है, उसके लिए जो मेरी स्लम्प वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 150 to 200 mm, ठीक है। और ये हम यूज करते हैं, और इसकी एग्जांपल है हमारी ट्रेम पाइप, जो कि यूज होती है अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए। प्लेसिंग हो गई, अब हमारा नेक्स्ट काम है कंपैक्शन करना। कंपैक्शन का क्या मीनिंग होता है, जब आप कंक्रीट प्लेस करते हैं उसमें काफी ज्यादा एयर वॉइड्स होते हैं, और अगर हम वो एयर वॉइड्स ना निकालें तो मेरे कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमारा कंपैक्शन करना बहुत जरूरी है। तो ये किसके लिए करते हैं, टू प्रिवेंट, इट्स नॉट प्रिवेंट, इट्स रिड्यूस, टू रिड्यूस एयर वॉइड्स, ओके, ताकि मेरी क्या हो जाए, अल्टीमेटली मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। कंपैक्शन करने के बहुत से तरीके हैं। फर्स्ट है मेरा हैंड रॉडिंग कर लूँ मैं, हाथों से ही एयरवाइड्स निकालने की कोशिश। दूसरा, नीडल वाइब्रेटर यूज कर लिया जाए, और ये मोस्ट कॉमनली यूज भी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा शटर वाइब्रेटर। इसी को नहीं तो हमें एक्सटर्नल वाइब्रेटर भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ यूज होता है मेरा, जब भी मेरा हैवीली रेनफोर्स सेक्शन होता है, तो बेसिकली क्या होता है, हम उस जो रेनफोर्स्ड है उसके अंदर हमारे नीडल वाइब्रेटर नहीं जा पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कंक्रीट डाल के उसको बाहर से वाइब्रेशन देते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल वाइब्रेशन देते हैं। तो मीनिंग ये कहाँ पे यूज होता है, जब मेरा हैवीली आरसीसी सेक्शन है, ठीक है।
उसके बाद आता है मेरा सरफेस वाइब्रेटर। सरफेस वाइब्रेटर बेसिकली क्या है, आपने लेयर बिछा दी, अब उसके ऊपर से आप उसे वाइब्रेट करें, और ये बेसिकली यूज का होता है रोड्स में या फिर स्लैब में जिनकी थिकनेस इतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद आता है मेरा वाइब्रेटिंग टेबल। वाइब्रेटिंग टेबल यूज हो जाता है अगर हमारा छोटी कोई चीज है, ठीक है, छोटी चीजों से टेबल पे रखिए और वाइब्रेट कर लीजिए। और नहीं तो अगर मेरा बहुत ही ज्यादा हार्श या फिर स्टिफ है, मतलब जिसके लिए स्लम की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, उनके लिए हम यूज करते हैं वाइब्रेटिंग टेबल, ठीक है। अब इन सब के बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है फिनिशिंग का। अब फिनिशिंग में बेसिकली मेरे 3 स्टेप, ठीक है। सबसे पहले है स्क्रीडिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो मेरी एक्स्ट्रा पोर्शन है कंक्रीट की, उसे रिमूव किया जाता है, ठीक है। स्क्रीडिंग हो गई। उसके बाद हम करते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्यों करते हैं, जो भी मेरी इरेगुलरिटीज हैं, जब मैंने एक्स्ट्रा पोर्शन हटाया कंक्रीट का, तो जो भी इरेगुलरिटीज हैं उनको हम क्या कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा ट्रॉवलिंग। ट्रॉवलिंग में क्या होता है, इरेगुलरिटी स्मूथ हो गई, अब हम उसे एक स्मूथ फिनिश सरफेस का टच देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है क्या क्या प्रोसेस हम किस यू कैन से कि वे में चलते हैं ये, ठीक है। सबसे पहले स्क्रीडिंग होती है, फिर फ्लोटिंग होती है, फिर ट्रॉवलिंग होती है, और ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद फिनिशिंग हो गई। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है क्यूरिंग का। अब क्यूरिंग क्यों होती है, बेसिकली जब हमारा शुरू होता है कॉन्क्रीटिंग, हमने प्लेस कर दिया, सब कुछ हो गया, अब क्या होगा, मेरा कॉन्क्रीट हाइड्रेट करना शुरू करेगा, सीमेंट क्योंकि रिएक्शन करेगा, उसकी वजह से सीमेंट जो है वो वाटर यूज करेगा मेरे कॉन्क्रीट का, ठीक है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कि वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो 0.38% है उसकी मिनिमम, उसके ऊपर हमें पानी डालना पड़ता है क्योंकि हमें वॉकेबल भी बनाना होता है, कॉन्क्रीट को काम भी करना है उसके लिए, तो हम उससे ज्यादा रखते हैं पानी। लेकिन अब क्या है, जब मैंने कंक्रीट प्लेस कर दिया, अब सीमेंट मेरे रिएक्शन शुरू करेगा, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे जो मेरा कंक्रीट में पानी है उसको यूज करना शुरू कर देगा, तो उससे क्या होगा, मेरे कंक्रीट में पानी खत्म होने लगेगा, ठीक है। और वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि क्रैक आ सकते हैं मेरे उसमें, क्योंकि वाटर कम होता जा रहा है। तो हमें क्या करना है, उस वाटर की कमी को पूरा करते रहना है, ठीक है। वो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, क्यूरिंग, ठीक है। और क्यूरिंग हम करेंगे तो मेरे कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब क्यों करते हैं बेसिकली हम, ताकि हम लॉस ऑफ जो मेरा मॉइस्चर है, एक तो वो हो गया, दूसरा आपको पता है जब हम कंक्रीट डालते हैं तो और भी ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं मॉइस्चर के, सिर्फ यही नहीं कि सीमेंट वाटर मेरा यूज करते हैं, इवेपोरेशन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि सामने स्काई के नीचे या फिर ओपन ही होता है हमारा कंक्रीट, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इवेपोरेशन लॉसेस भी हो जाते हैं, मेरे सीमेंट के लिए हो सकता है पानी कम पड़ जाए, तो इसीलिए हम उसमें जो है वो कंपनसेट करते हैं ये, और इसको कंपनसेट करने के लिए हम इसकी करते हैं क्यूरिंग। अब ये डिपेंड करता है आप कितने दिन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, मेरे कितने दिन तक मेरी क्यूरिंग रिक्वायर्ड है किसी चीज को, ठीक है। दूसरा इसलिए भी की जाती है ताकि एक सफिशिएंट हाइड्रेशन हो सके, पानी अगर कम नहीं होगा तो मेरा कंक्रीट जो है वो आराम से पूरी तसल्ली से हाइड्रेशन करेगा,
दूसरा, श्रिंकेज भी इससे कम होगी, ठीक है। अगर पानी नहीं होगा तो श्रिंकेज हाई होगी, श्रिंकेज कम होगी तो मेरी क्रैकिंग भी अल्टीमेटली कम होगी, ठीक है। क्रैकिंग कम होगी तो मेरी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, ओके। और एज पर IS 456 कोड के अकॉर्डिंग जो मेरा मिनिमम क्यूरिंग पीरियड है, ठीक है, किसी भी चीज को मिनिमम जो कि हमने क्यूर करना है वो करना है 7 days, ये तो मिनिमम ही मिनिमम है, ठीक है। और क्यूरिंग टेम्परेचर जो है वो मेरा होता है 5 to 28 डिग्री सेल्सियस। जनरली जो है, जो हम क्यूरिंग करते हैं वो हम 3 वीक तक करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो जनरली जो है वो 3 वीक तक हमारी क्यूरिंग चलती है, ठीक है। अब क्यूरिंग करने के मेरे मेथड हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। मेथड ऑफ क्वेरिंग की अगर हम बात करें तो एक तो है कि हम स्प्रिंकलिंग करें, सेकंड है मेरा कि हम गनी बैग्स का यूज करें, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि हम पॉन्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद है कि हम स्टीम क्यूरिंग कर लें, और सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ देती है वो स्टीम क्यूरिंग भी देती है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है। और क्वेरिंग कंपाउंड यूज कर लें, अगर बाई चांस हमारे पास वाटर नहीं है तो इस तरीके के हमारे कंपाउंड्स भी आते हैं, वो अल्टीमेटली क्या कर देते हैं, मेरी वाटर की अवेबिलिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्योंकि पानी जो है वो वर्केबिलिटी का भी काम करता है, लेकिन जब हम वो कंपाउंड डालते हैं तो वर्केबिलिटी का काम वो कर लेते हैं, और जो पानी है वो उसके लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया स्टीम क्यूरिंग है, ठीक है, जिसमें 1 डे की स्ट्रेंथ ही मेरी 23 डे के बराबर आ जाती है, ठीक है। स्टीम क्यूरिंग में इतना ज्यादा वो है कि 1 डे की स्ट्रेंथ ही मेरी 23 डे के इक्वल हो जाती है स्ट्रेंथ। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो मेरा स्टीम क्यूरिंग है ये मैं वहां यूज नहीं कर सकती, यहाँ पे मेरा रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, मतलब जहाँ पे भी मेरी रीइंफोर्समेंट यूज हो रही है वहां पे हम इन्हें यूज नहीं कर सकते। और दूसरा, ये यूज नहीं होता मेरे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में और हाई एल्यूमिना सीमेंट में। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि मेरा वाटर चाहिए कितने तरह का होता है, एक तो होता है मेरा बाउंड वाटर जो कि केमिकली अटैच्ड होता है मेरे, ठीक है। एक होता है कैपिलरी वाटर, एंड तीसरा होता है फ्री वाटर। ये जो है ये तो केमिकली अटैच होता है, तो ये अवेलेबल होगा नहीं हमारे पास। ये जो होता है, ये जो क्लिंकर जहाँ पे जो बर्गर्स कंपाउंड बने हैं ये उनके साथ अटैच होता है कैपिलरी वाटर, ठीक है। और ये जो फ्री है ये होता है मेरे पोर्स के बीच में अवेलेबल। अब जो इवेपोरेट करता है या फिर जिसका लॉस होता है वो यही वाटर है, और यही वाटर कॉज करता है हमारा श्रिंकेज, और इसी वाटर की पूर्ति कर रही हूँ मैं किससे, क्यूरिंग से, ठीक है। अब उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है मेरा वाटर सीमेंट रेशियो का। ये इतना ही था कि क्यूरिंग कर ली हमने, उसके बाद स्ट्रेंथ आ जाती है, ठीक है।
प्रोसेस यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरा वाटर सीमेंट रेशियो, जिससे क्वेश्चन आते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो का नेम से ही आपको पता चल रहा है कि कितना वाटर डालूं मैं एज पर द सीमेंट, ठीक है, या फिर कितना सीमेंट डालूं एज पर द वाटर। तो एज पर अब्राहम्स लॉ, अब्राहम्स लॉ कहते हैं जो W/C रेशियो है वो मेरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ के। मीनिंग अगर मैंने पानी ज्यादा डाल दिया तो मेरी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरा स्ट्रेंथ कंट्रोल करने के लिए भी, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि मेरी जो वाटर सीमेंट रेशियो है, जो मेरी मिनिमम जो वाटर कंटेंट है वो सीमेंट के लिए चाहिए उससे ज्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, अगर मेरी WC मैं 0.4 वैल्यू से कम लूं तो मेरे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बन जाता है। और यही अगर मैं WC 0.6 से ज्यादा ले लूं तो मेरा जो जेल पार्टिकल है, मतलब जो कि मेरे कंपाउंड्स बनने थे, उनको ये रिप्लेस कर देता है। तो इसीलिए मेरी जो मेन वैल्यू है वो मेरी W/C की किसके इक्वल है, उसकी रेंज है 0.35 से लेके 0.6। ये मेरी WC की रेंज है, ठीक है। और बाकी हम कोड पे जाके आप देखेंगे कि किस हमारे कॉन्क्रीट के लिए एज पर द ग्रेड कितनी हमारी वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। बेसिकली ये टॉपिक है स्ट्रेंथ का, कि मेरी कंक्रीट की स्ट्रेंथ के ऊपर। अब यही स्ट्रेंथ मैं तीन तरीके से लिखती हूँ। एक है कैरेक्टर स्ट्रेंथ, ठीक है। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसके ऊपर सिंपल इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि मेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती क्या है। इसकी अगर हम बात करें तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मीनिंग है कि हम क्या करते हैं, अगर आप कोड में जाएंगे तो वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो भी मेरे स्पेसिमेन है, मतलब जिनके ऊपर मैं टेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, उनको मैंने क्या करना है, मान लीजिए 20 लिया या फिर 30 लिए हमने क्यूब और उनके ऊपर टेस्ट किया, तो मुझे ये देखना है जो 95% है उनमें से वो मेरे जो मेरी स्ट्रेंथ मेंशन की गई कि मान लीजिए M20 का है तो 20 किलो न्यूटन पर MM स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर हो गई उसकी स्ट्रेंथ। तो इसके आसपास वैल्यू, मतलब उनकी जो एवरेज है वो इससे पास हो, मतलब सिर्फ 5% ही स्पेसिमेन को अलाउड है कि वो फेल हो। तो जो वो एवरेज करके आएगी, मान लीजिए 30 आपने लिए, उनका आपने देखा स्ट्रेंथ कितनी कितनी दे रहे हैं वो, ठीक है। तो उनमें से जो 95% वालों का जो हम एवरेज करते हैं वो जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम बेसिकली बोल देते हैं हमारी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसी स्ट्रेंथ है जिसके पास सिर्फ 5% ही में स्पेसिमन है जो कि होते हैं, बाकी स्पेसिमन की जो स्ट्रेंथ है वो इसी के अंदर अंदर होती है। मीनिंग मान लीजिए जो अगर मैं ले लूं M25, ठीक है, मैंने M25 ग्रेड का कुछ सैंपल बनाए, ठीक है। अब उनको अगर मैं टेस्ट कर रही हूँ तो मान लीजिए सबकी जो स्ट्रेंथ आ रही है, जब मैंने देखा ओवरऑल तो मेरे अगर स्पेसिमेंस में 95% की जो स्ट्रेंथ है वो जो है वो इस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से ज्यादा आ रही है, ठीक है। ठीक है, 95% ऐसे स्पेसिमेन है जो कि मेरे इस वैल्यू से ज्यादा अगर दे रहे हैं तो मैं मानूंगी कि ये वैल्यू मेरी क्या है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। सिर्फ 5% ही ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ जो है वो मेरी इससे कम आ रही है।
ठीक है, तो उस स्ट्रेंथ को हम बोल देते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब इसमें बेसिकली हम करते क्या है, हम टेस्ट स्पेसिमेन लेते हैं, क्यूब लेते हैं, ठीक है बेसिकली, और 3 लेयर्स में उसको हम फिल करते हैं, वो भी 25 नंबर ऑफ ब्लोज के साथ। उसके बाद जो टेस्ट स्पेसिमेन है वो मेरा 27 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है। ये आपसे टेम्परेचर पूछा जा सकता है। 25 ब्लोज हम देते हैं और 3 लेयर्स में फिल करते हैं क्यूब को, ठीक है। 27 जो है डिग्री सेल्सियस में रखते हैं एंड 90% ह्यूमिडिटी, ठीक है, इसके अंदर हम स्टोर करते हैं। उसके बाद हम इन स्पेसिमेंस को रिमूव करते हैं हमारे मोल्ड से 24 आवर के बाद, और इसे 28 डेज के लिए हम किधर रख देते हैं, वाटर में फॉर क्वेरिंग, ठीक है। और उसके बाद हम इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। कैसे? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन में रखते हैं और वहां पे हम लोड लगाते हैं 14 न्यूटन का पर mm² पर मिनट के हिसाब से, ठीक है, और ग्रेजुअल लोड लगाते हैं। और कब तक लगाते हैं? जब तक ये स्पेसिमेन मेरे क्रश ना हो जाए। और उसके बाद हम एवरेज लेते हैं 3 स्पेसिमेन का और चेक करते हैं कि इनकी इंडिविजुअल जो मेरी वेरिएशन है, इंडिविजुअल वेरिएशन, मान लीजिए एक क्यूब का कुछ है, दूसरे क्यूब का कुछ है, तीसरे क्यूब का कुछ है, लेकिन मुझे ये देखना है कि इनके आपस में ही वेरिएशन जो है वो 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 15% से ज्यादा हुई है तो हम टेस्ट फिर से रिपीट करेंगे, अगर नहीं हुई है तो हम इसको वैलिड मानेंगे टेस्ट को, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे 95% जो है क्यूब वो कितनी मेरी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो कौन सा मार्क लगा रहे हैं, और उसी को हम मानेंगे हमारा कि वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। जब मेरा एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि मेरा स्पेसिमेन क्यूब भी हो सकता है एंड सिलेंडर भी हो सकता है। और क्यूब अगर मेरा स्पेसिमेन है तो क्यूब की स्ट्रेंथ हमेशा मेरी 1.5% ऑफ सिलेंडर स्ट्रेंथ आती है। ठीक है, क्यूब मेरा जो है, अगर मैं क्यूब लूंगी तो इसमें क्या होता है, हर जगह से मेरे को सेम स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट मिलती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ आती है क्यूब की स्ट्रेंथ स्पेसिमेन की, वो ऑलमोस्ट 25% ज्यादा होती है सिलेंडर से, अगर मेरा स्पेसिमेन जो है वो सिलेंडर है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, हम सिर्फ इस तरीके से लोड लगाते हैं और ये यहाँ से, और ये यहाँ से ओपन है तो ये यहीं से क्रैक कर जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, जब हम ऊपर से लगाते हैं तो बेसिकली ये इतना कॉम्पैक्ट है कि ये खुद इसको रेजिस्ट करता है फोर्स को, और उसकी वजह से इसके यहाँ पे स्ट्रेंथ अपने आप डेवलप होती है। तो सिलेंडर जो है वो मेरा सिर्फ 0.8 ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ है। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि मेरा जो क्यूब है या फिर सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है वो किसके इक्वल है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिलेंडर की स्ट्रेंथ हमेशा 80% ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ होती है, और जो क्यूब स्ट्रेंथ है वो मेरा 25% एक्स्ट्रा होता है सिलेंडर स्ट्रेंथ से, ओके। दूसरा, अगर तो मेरा एग्रीगेट साइज 20 mm से ज्यादा है या उसके इक्वल है, तो हम जो बनाएंगे क्यूब, तो वो बनाएंगे 150 इंटू 150 mm का। लेकिन अगर यही एग्रीगेट साइज मेरा 20 mm से कम होता है तो हम जो स्पेसिमेन बनाएंगे वो बनाएंगे 100 इंटू 100 इंटू 100 mm का, ठीक है। होता क्या है कि अगर हम साइज बढ़ाते जाएं अपने स्पेसिमेन का तो इसकी लेटरल जो स्ट्रेंथ है वो मेरी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो मेरे रेजिस्टेंस आती है ड्यू टू फ्रिक्शन वो डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद
नेक्स्ट मेरी स्ट्रेंथ आती है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। ठीक है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कौन सा हो मेरा कि अगर मैं उसके ऊपर टेंशन अप्लाई करूं तो मेरी कितनी स्ट्रेंथ देगा ये, और इसको हम मॉडुलस ऑफ रप्चर भी कहते हैं। हाँ सॉरी, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इसकी बेंडिंग मूवमेंट पर वो कितना मेरा अच्छा वो बिहेव करेगा। ठीक है, अब इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, टैंपिंग बार जो है इसमें भी हम कंक्रीट का स्पेसिमेन बनाते हैं। ठीक है, जिससे हम टैंपिंग बार से हम उसको 25 ब्लोस देते हैं। ठीक है, अब वो जो टैंपिंग बार है उसका कभी कभी हमारे पास डायमेंशन कुछ रहता है, तो 2 kg वेट है, 400 mm लॉन्ग होती है वो, एंड 25 mm स्क्वायर का उसका एरिया है। ठीक है, तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो है बेसिकली उसका फॉर्मूला कैसे निकलता है मेरा, इसको मेंशन करते हैं FCR से, और इसका मेरा फॉर्मूला है PL अपॉन में VD स्क्वायर। ठीक है, अगर मेरा एग्रीगेट 200 mm से बड़ा है साइज में, सॉरी इसमें होता क्या है कि हम तो रॉड लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं हम अपना स्पेसिमन, इन दोनों के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है वो हम रखते हैं 500 mm, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम रखते हैं 600 mm। ये स्पेसिमन मेरा होता है 150, ये भी 150। तो इसमें क्या होता है, जब हम इसके ऊपर फ्लेक्सिबल लोड डालते हैं उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये मेरा कितना फ्रैक्चर कहाँ आ रहा है। तो इसका फ्रैक्चर अगर तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं और ये, ठीक है, फ्रैक्चर से कितना हमारा डिस्टेंस है, तो अगर वो हमारा 200 mm से ज्यादा है तो हमारा ये फॉर्मूला है, वरना जो मेरा FCR निकालने का फॉर्मूला है वो है ठीक है। अब इसमें स्पेसिमन का जो मेरा शेप है कि कितने साइज का मेरे को स्पेसिमन बनाना है, अगर तो मेरा एग्रीगेट 200 mm से बड़ा है, सॉरी 20 mm से बड़ा है, तो हमारा जो स्पेसिमन जाने वाला है वो जाने वाला है 150 इंटू 150 इंटू 700 mm का। बट यही अगर मेरा एग्रीगेट 20 mm से कम का है तो जो मेरा जाने वाला है वो है 100 इंटू 100 इंटू 500 mm का। ठीक है, और एज पर द कोड जो मेरी FCR का फॉर्मूला है वो है 0.7 रूट FCK, मतलब जो मेरी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आई है उसका अगर मैं रूट करूँ और उसे मैं उसका 70% ले लूँ तो वो मेरी स्ट्रेंथ जो है वो मेरी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरा स्ट्रेंथ वो है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब इसका बेसिकली क्या होता है, हम स्पेसिमेन ऐसे रखते हैं और उसके ऊपर हम यहाँ से लोड लगा देते हैं। ठीक है, और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरा, वो है 6P अपॉन पाई DL। अगर मान लीजिए ये मेरा स्पेसिमेन है तो उसको मैं यहाँ से लोड दे रही हूँ, और यहाँ से अगर लोड देती हूँ इसे मैं बोलती हूँ FCT, इसे बोलती हूँ FB। ठीक है,
यहाँ से लो नहीं, सॉरी, ये यहाँ से क्या करेगा, मेरे को जाने की कोशिश करेगा। तो वो जो स्ट्रेंथ है वो मेरी किसकी इक्वल होगी, वो होगी 2p/5d/L। और एक रिलेशन आता है, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। वो रिलेशन है कि मेरा FTD, FCT, FCR, FCK, ठीक है, जो भी मेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उससे कम होती है मेरी फ्लैक्चर स्ट्रेंथ, जो कि कोड के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, 0.7 √f(FC) के। उससे कम होती है मेरी स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.66 FCR होती है। और उससे कम होती है मेरी डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो कि मेरी 0.5 to 0.625 होती है FCR के, ठीक है। तो ये मेरे से एक रिलेशन पूछा जाता है। अब उसके बाद आता है कि मेरे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं मेरी स्ट्रेंथ को। अगर मैं उनकी बात करूं तो सबसे पहले जो है मेन फैक्टर जो है वो है मेरा WC, ठीक है। उसके बाद और भी काफी सारे फैक्टर हैं, वो हम कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको टॉपिक समझ आया हो। कहीं पे कोई डाउट है तो आप बता देंगे, ठीक है। तो इसके बाद